एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉस्ट कंसेप्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉस्ट कंसेप्ट को। हमने कॉस्ट कंसेप्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमने कॉस्ट के डिफरेंट टाइप देखे थे। जैसे इसमें दे रखे हैं, ये वाले टाइप हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे थे। ब्रीफली मैं बता देती हूँ। जैसे इसमें हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट, ये कॉस्ट के कुछ टाइप हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट होती है जिसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एंड इकोनॉमिक कॉस्ट वो होती है ओवरऑल जितने बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, इसमें वो कॉस्ट भी आते हैं जो बिजनेस अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सेकंड है आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बिजनेस को एक्सपेंसेस बाहर किसी आउटसाइड पार्टी को पे करने पड़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है जो बिज़नेस को बाहर तो पे नहीं करने पड़ते, लेकिन एक्चुअल में बिज़नेस उस एक्सपेंसेस को बियर करता है। वो एक उसकी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को फोरगोन करने की एक कॉस्ट होती है। थर्ड है डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो किसी भी प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन जिस हम प्रोडक्ट की कर रहे हैं उससे वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली उसी प्रोडक्ट को बनाने में वो कॉस्ट आई है। थर्ड है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो हमारे मतलब पर्टिकुलर टाइम पे वो कॉस्ट फिक्स रहती है, चाहे हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ कर दें, उस कॉस्ट में हमारी कोई चेंज नहीं आता, वो कॉस्ट फिक्स रहती है। और वेरिएबल कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्शन के साथ ही डिक्रीज़ होती है। तो इससे ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, कॉस्ट के टाइप हमने डिटेल में देखा था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन हमें बताता है कि कॉस्ट फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो हमारी प्रोडक्ट की जितनी कॉस्ट आई है और कॉस्ट को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में हम एक रिलेशन देखते हैं कॉस्ट फंक्शन के अंदर। जैसे डिफरेंट फैक्टर हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन होती है। देखो इधर का कॉस्ट फंक्शन रेफर टू मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट। यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है और उस कॉस्ट को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो उसके डिटर्मिनेंट हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं C इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू टी पी के, यानी कि कॉस्ट जो है वो हमारे फंक्शन है किसका? क्यू, यानी कि क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड का। जितनी हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी कॉस्ट डिसाइड होती है। जितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे उतनी हमारी कॉस्ट आएगी। सेकंड है टी यानी टेक्नोलॉजी। अगर हम जो बिज़नेस में हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट चेंज होती है। जैसे अगर हम कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट से इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे हमारी कॉस्ट कम आ रही है तो कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी कि टेक्नोलॉजी अफेक्ट करेगी हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को। थर्ड है पी यानी कि फैक्टर प्राइस। जो हम जैसे जो प्रोडक्शन हम करें उसमें जो हम फैक्टर यूज़ करें उनका कितना प्राइस है। जैसे फैक्टर में जैसे हम लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड पे जो रेंट हम पे करें उसका क्या रेट है। उसके बाद जैसे लेबर है, लेबर को हम कितनी वेजेस पे कर रहे हैं। कैपिटल पे हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो हमारे फैक्टर प्राइस में आते हैं। कि यही अगेन दे रखा है कैपिटल, मतलब कैपिटल पे हम जितनी कॉस्ट बियर कर रहे हैं। तो यानी कि जो हमारी कॉस्ट है वो फंक्शन है इन सब का, यानी कि ये जो फैक्टर हैं इनसे ही डिटरमाइन होती है हमारी कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद जब हम कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम दो टाइप की कॉस्ट इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट होती है हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट, सेकंड होती है लॉन्ग रन कॉस्ट। यहाँ हम इसको ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट रन फंक्शन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। तो शॉर्ट रन तो क्या होता है, जब हम एक शॉर्ट टाइम पीरियड में जब अपनी कॉस्ट को स्टडी करते हैं, और शॉर्ट रन में हमारे कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, तो इसलिए हमारे जो कॉस्ट आते हैं वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कुछ कॉस्ट का कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, हर फैक्टर वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल फैक्टर होने की वजह से जो हमारी सारी कॉस्ट आती है वो कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट होती है। उसके बाद हम अब दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट, देन हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट को। तो जो हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट है उसमें दो टाइप की कॉस्ट आते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमारी शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट आती है, अगर हमें टोटल कॉस्ट चाहिए तो हम फिक्स कॉस्ट कर और प्लस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारी शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद हम ये ग्राफ से देख लेते हैं कैसे होती है।
जैसे जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है वो हम चाहे प्रोडक्शन अपनी कितनी भी बढ़ा दें तो वो कॉस्ट हमारी फिक्स रहती है। तो हम ये ग्राफ से डिनोट करते हैं। जैसे हमने एक्स एक्सिस पे ले रखा है आउटपुट, वाई एक्सिस पे हमने ले रखा है कॉस्ट, वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे आउटपुट ले रहे हैं। तो जैसे ये जो लाइन है एफ सी की, यानी कि हमारी फ़िक्स कॉस्ट की लाइन है, ये जो कॉस्ट है ये हमारी फ़िक्स है, यानी हमारी कॉस्ट सिर्फ इतनी ही है चाहे हम प्रोडक्शन कितनी कर ले। जैसे प्रोडक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, सपोज़ करते हैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, यहाँ पे 200 है, चाहे हम 100 की प्रोडक्शन करें चाहे हम 200 की प्रोडक्शन करें, जो हमारी कॉस्ट है वो सेम रह रही है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और उसके बाद होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, लेकिन फिक्स कॉस्ट चाहे हम प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो करें फिर भी हमारी फिक्स कॉस्ट मिनिमम इतनी तो होगी, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ा दें, जैसे 100 यूनिट करते हैं हमने प्रोडक्शन, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। अगर हमने 200 कर दी हमारी फिक्स को जो हमारे आउटपुट है, तो उससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट और भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ये, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन की क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं, वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर हम क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है उसमें हम प्लस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। तो यानी कि अगर हम मिनिमम टोटल कॉस्ट हमारी इतनी तो आएगी, क्योंकि इतनी तो हमारी फिक्स कॉस्ट ही आती है, तो इसलिए ये हमारा होता है टोटल कॉस्ट कर्व। अब देखो जो इनके बीच में जो डिफरेंस है, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है, ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ये डिफरेंस यहाँ पे इक्वल है बिल्कुल, यानी कि ये हमारी फिक्स कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। मतलब जैसे यहाँ हमारी इतनी वेरिएबल कॉस्ट है और इतनी हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट प्लस कर देते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट है उनका डिफरेंस इतना ही होता है कि वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो। ओके, उसके बाद हम जब हम शॉर्ट टर्म में कॉस्ट देखते हैं तो हमारी 3 टाइप की कॉस्ट आती है। एक हम बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और थर्ड होती है एवरेज टोटल कॉस्ट। यानी कि जो हम निकाल रहे थे कि भाई हमारी शॉर्ट टर्म में कॉस्ट आएंगी वो टोटल कॉस्ट होगी, जो कि फिक्स और वेरिएबल 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो इसी से हम ऐसे निकाल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, फिर जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट हमारी कितनी आती है। तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्या होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है, यानी कि जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट थी, यानी कि जो हमने पीछे देखा था, अब हमारी जो फिक्स कॉस्ट आ रही है उसको जब हम डिवाइड कर देंगे हमारी क्वांटिटी से, यानी कि जितनी हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, तो वो आ जाएगी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी, जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगी हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट। ये होती है हमारी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कि हमारी जितनी टोटल कॉस्ट आ रही है और जितनी हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ओके, और जैसे हमारी फिक्स कॉस्ट है, जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो हमेशा सेम रहती है, लेकिन हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है। और अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो चेंज होती रहती है, और जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे ये थोड़ी याद रखने वाली बात है समझने की, जैसे ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होती है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमारी वेरी करती है। क्योंकि अगर हम टोटल देखें हमारी फिक्स कॉस्ट, जैसे हम अज्यूम करते हैं हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, हम एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 1000। अगर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 1000 है और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 100 यूनिट की, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी हमारी 10। और अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, हम प्रोडक्शन को करते हैं 200, तो यानी कि हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 50। यानी कि अगर हम प्रोडक्शन को 100 से 200 इंक्रीज़ करें तो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने से जो हमारी कॉस्ट है वो
यहाँ पे 5 आएगा, तो वो हमारी कॉस्ट जो है कम आ रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो जैसे ही हम प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल टोटल फिक्स कॉस्ट देखें तो वो हमारी कांस्टेंट रहती है। ऐसे ही अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखें तो वो चेंज होती रहती है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये हमेशा कांस्टेंट होती है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट वेरी करती है, और इन दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो वो हमारी आ जाती है एवरेज टोटल कॉस्ट। ओके, उसके बाद है शॉर्ट रन एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये जो हमने देखा इसी को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। जैसे सिंस नो कॉस्ट इज़ फिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जो भी हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं होती। जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो सिर्फ शॉर्ट रन में हमें मिलती है। तो यही बोला कि जो लॉन्ग रन था उसमें हमारी कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं होती। तो जो द एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ओनली फॉर ए शॉर्ट रन, तो इसलिए जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें तो वो सिर्फ हम शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं। तो हम लॉन्ग रन में जब आगे कॉस्ट के टाइप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पे भी हम एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं पढ़ते, यानी कि फ़िक्स कॉस्ट की वहाँ पे बात ही नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई कॉस्ट फिक्स होती ही नहीं। व्हेन द इनपुट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज एवरेज कॉस्ट प्रोडक्ट पर यूनिट डिक्रीज, ये हमने जैसे पीछे एग्जांपल लिया था। तो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन की यूनिट को बढ़ाएंगे तो हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कम होती चली जाएगी। तो जो एवरेज कॉस्ट होती है डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म, यानी कि जितनी टोटल कॉस्ट आ रही है जब हम उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जब हम क्वांटिटी से उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारी आ जाती है एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ओके, उसके बाद है शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कैसे निकालते हैं हम, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम डिवाइड कर देते हैं हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस से, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, जितने हमने आउटपुट प्रोड्यूस करे हैं तो उनको डिवाइड कर देंगे तो आएगी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है नॉर्मली फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीज। एक टाइम तक तो क्या होता है कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है हम देखते हैं कि वो कॉन्स्टेंट होती है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेकिन जब प्रोडक्शन हम अपनी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं तो एक टाइम पर जब हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने लग जाते हैं तो जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट फॉल्स रीचेज इज मिनिमम एंड देन राइजेस अगेन, और जब हम अपने ऑप्टिमम लेवल से भी आगे चले जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो अपने मिनिमम पर आ जाती है। और फिर अगर हम और भी प्रोडक्शन करें तो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जैसे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, बिजनेस अगर बड़ा है तो हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट अगेन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे आती है, जो हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट देखी थी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जब हम उन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारी आ जाती है एवरेज कॉस्ट, यानी कि टोटल एवरेज कॉस्ट। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जो हमारी टोटल कॉस्ट है शॉर्ट रन में उसको हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी प्रोड्यूस से या फिर आउटपुट प्रोड्यूस से, जो हमने जितना प्रोडक्शन करा अगर उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो भी हमारी टोटल एवरेज कॉस्ट आ जाती है। सिंस इन बिगनिंग बोथ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो दोनों फॉल होती हैं, तो इसलिए जो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट है ये भी इन दोनों के प्लस करने से ही आती है, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, तो इसलिए ये भी फॉल होती है। उसके बाद हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाती है, लेकिन जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है तो भी हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो फॉल कर रही होती है, तो उसकी वजह से जो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट है वो भी फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है अगर हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट से कम है। तो जैसे हमने क्या देखा कि जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कम हो रही है, और जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो अगर ये ज़्यादा है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होएगा कॉस्ट टोटल कॉस्ट के ऊपर, तो इसलिए अगर ये फॉल कर रही है तो हमारी टोटल कॉस्ट भी फॉल होएगी, एवरेज टोटल कॉस्ट फॉल होएगी। उसके बाद जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, एंड थस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
जो हमारी ज़्यादा होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट से अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फिर हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है? मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, यानी कि जब हम कोई एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करें तो उस यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी क्या कॉस्ट आ रही है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो जब हम शॉर्ट रन में बात करते हैं तो शॉर्ट रन में भी यही है कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारी टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जैसे मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द शॉर्ट रन एंड सम कॉस्ट आर फिक्स। यही है कि मार्जिनल कॉस्ट वही है कि जब हम टोटल कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जब हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें तो हमारी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट। और इसमें कुछ टाइप जो है फिक्स भी होता है, लेकिन जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से ही अफेक्ट होती है। तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट कैसे निकालते हैं हम, टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट और टोटल कॉस्ट ऑफ n-1th यूनिट। जैसे कि हमने पहले 9 यूनिट हम प्रोड्यूस करे थे, उनकी हमारी कॉस्ट आ रही थी 90, और अब हम n यानी कि 10th अगली एक और यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस 10 कॉस्ट पे आ रही है, मान लो हमारी कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज़। तो इसमें कितना डिफरेंस है, 100 माइनस 90 में 10 का, तो यानी कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है 10th प्रोडक्ट की वो 10 रुपीज़ आ जाएगी। ओके, यानी कि जैसे हम 10th यूनिट प्रोड्यूस करे थे तो जब हमारी 10 यूनिट की जितनी कॉस्ट आई उसमें से हम माइनस कर देंगे जो 9th की पहले कॉस्ट थी, यानी कि 9th से जब 10th पर आए तो हमारी कितनी कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ओके, जैसे ये अब एक डायग्राम में शो कर रखे हैं सारी कॉस्ट। नीचे हम ले लेते हैं आउटपुट प्रोड्यूस, जितना हम आउटपुट प्रोड्यूस करें हैं, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं कॉस्ट, तो एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, यहाँ हमारी कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये वाली हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो हमेशा डिक्लाइन होती है, मतलब जब तक हम एक ऑप्टिमम लेवल पर होते हैं तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज़ ही होती है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दे तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट होती है। जैसे जब हमें कोई अलग से मशीनरी वगैरह लेनी पड़ जाए या हमारा बिजनेस इतना एक्सपेंड हो गया है कि हमें उसके लिए और लैंड चाहिए, तो जैसे फिक्स एसेट अगर हमें और ज़्यादा चाहिए तो तभी हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। और ये टाइम मतलब बहुत जब हम हाई प्रोडक्शन पे आ जाते हैं तो ही एवरेज फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। तो जहाँ तक हम डिस्कस करते हैं तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट हम यही देखते हैं कि वो फॉल ही होती है हमेशा। उसके बाद है जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये वाली हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसकी शेप ऐसी होती है कि पहले डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है, पर कॉस्ट जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो पहले डिक्लाइन होती है, एक टाइम पे वो मिनिमम आ जाती है, एक टाइम पे वो अपने मिनिमम पर आती है, फिर उसके बाद वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर हम जब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को और एवरेज फिक्स कॉस्ट को, तो हमारी आती है एवरेज टोटल कॉस्ट। ये है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है, ये भी पहले फॉल होती है, उसके बाद ये अपने मिनिमम पर आ जाती है, यहाँ पे इसका पॉइंट मिनिमम होता है, फिर मिनिमम से फिर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये कॉस्ट होती है, ये इस वाली एवरेज फिक्स कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होती है। तो जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी डिक्लाइन हो रही है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक बार तो हमारी डिक्लाइन हुई है लेकिन फिर वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसी के इफेक्ट से हमारी देखो यहाँ तक ये दोनों इंक्रीज़ हो रही थी, अगर हम यहाँ तक देखें तो ये दोनों कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही थी, तो इसलिए हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट थी वो यहाँ तक डिक्रीज़ हो रही थी, तो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट भी यहाँ तक डिक्रीज़ हुई है। उसके बाद जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ने इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया तो थोड़ी टाइम तक तो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट कॉन्स्टेंट रही है, लेकिन उसके बाद ये भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। ओके, अब इसके बाद आते हैं हमारी मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट ये वाले हमारी, ये भी पहले एक टाइम तक डिक्लाइन होती है लेकिन फिर ये अप जाना स्टार्ट हो जाती है, और जब मार्जिनल कॉस्ट हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट को यहाँ पे जहाँ पे कट करती है, ये वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारी जो है, इस पॉइंट पे हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है और हमारी मार्जिनल कॉस्ट है ये दोनों इक्वल होती हैं, और ये जो पॉइंट होता है ये हमारी टोटल
एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है। ओके, उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो जो हमारी एवरेज कॉस्ट है और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसे हम यहीं पे एक बार देख लेते हैं, जो हमारी एवरेज कॉस्ट है ये वाली कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट में और मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, या फिर हम क्या कहें कि क्या रिलेशन है इनके बीच में। तो देखो, जैसे ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, इसको हम एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं और एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। तो अगर हम इनमें रिलेशन देखें तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों किस डायरेक्शन में जा रही हैं जब हम एक साथ एक टाइम की बात कर रहे हैं। तो देखो पहले जैसे एवरेज टोटल कॉस्ट, हमारी एवरेज कॉस्ट है, ये हमारी डिक्लाइन हो रही है, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्लाइन हो रही है। लेकिन एक टाइम पर आने के बाद हमारी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमारी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही थी इस पॉइंट तक। तो जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ भी हो रही होती है तो भी हमारी एवरेज कॉस्ट एक टाइम पीरियड तक डिक्रीज़ ही होती है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करती है। तो जैसे ये वाला इसका मिनिमम पॉइंट है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है इसको एवरेज कॉस्ट को इसके मिनिमम पर पॉइंट पर यहाँ पे कट करेगी। उसके बाद जब ये इसको मिनिमम पर कट कर देगी तो हमारी एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है, जब तक हमारी एवरेज कॉस्ट, देखो जैसे यहाँ पर हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है, तो जब ये डिक्रीज़ हो रही है तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज से कम है, ये इससे नीचे है ना, तो इसका मतलब ये एवरेज कॉस्ट से तो कम ही है। उसके बाद इस पॉइंट के बाद जब हमारी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। तो यानी कि इस पॉइंट तक तो क्या हो रहा था कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी मार्जिनल कॉस्ट से। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने मिनिमम पर आ गई। तो इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट थी वो ज़्यादा होगी एवरेज कॉस्ट से। ओके, यही हम इसके रिलेशन में डिस्कस करते हैं। जैसे देखा, इफ़ द एवरेज कॉस्ट फॉल, अगर एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही थी ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट, अगर हम आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे थे और हमारी एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही थी, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट थी वो लेस देन थी एवरेज कॉस्ट है। यही हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब एवरेज कॉस्ट हमारी फॉल होती है तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम थी। अब सेकंड क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट राइजेज, फिर हमारी एवरेज कॉस्ट ने इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हम हमारे आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे थे, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट वो है ज़्यादा हो गई एवरेज कॉस्ट से। जब हमने देखा था ना कि ये हमने देखा था कि इस पॉइंट के बाद जब हमारी एवरेज कॉस्ट ने इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट ने भी इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल कब हुई थी एवरेज कॉस्ट के, जब वो अपने मिनिमम पर थी। जैसे ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, इसको कट करके गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे दोनों इक्वल हुई थी। और ये जो पॉइंट था ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट था, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट था जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ने इसको कट किया था। तो यही रिलेशन यहाँ पे बता रखा है। जैसे ये क्या बता रहे हैं कि ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, इसको जो नीचे से कट करके गई वो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। तो जो इसको यहाँ से ऐसे कट करके जा रही है ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है और ये थी हमारी एवरेज कॉस्ट। तो इसने मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट को जहाँ पे कट किया है ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। और जब तक हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन हो रही थी तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम थी, ये हमें बताता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताता है कि जब हम मार्जिनल कॉस्ट ने इंक्रीज़ होना स्टार्ट किया और एवरेज कॉस्ट ने इंक्रीज़ होना स्टार्ट किया तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि जहाँ पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल हैं वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर है। ओके, उसके बाद ये हमने डिस्कस किया शॉर्ट टर्म को। अब हम लॉन्ग रन में देखते हैं कि हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होती है। अब जैसे शॉर्ट रन में दो टाइप की कॉस्ट थी, फिक्स कॉस्ट थी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी। लेकिन लॉन्ग रन में हमने देखा कि पहले कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती, जितनी भी कॉस्ट होती है वो वेरिएबल ही होती है। तो इसलिए हम लॉन्ग रन में पढ़ते हैं ओनली एवरेज कॉस्ट।
हम ये नहीं बोलते एवरेज फिक्स कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये इम्प्लाइड है कि यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है वो वेरिएबल ही है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। तो यही बता रखा है यहाँ पे कि जो हमारा लॉन्ग रन होता है वो टाइम पीरियड होता है इन विच फर्म कैन वेरी ऑल इट्स आउटपुट, जहाँ पे फर्म अपने हर इनपुट को वेरी कर सकती है, यानी कि जितने भी उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं उनको सबको वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो मतलब कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, वो उन सबको चेंज कर सकती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो भी जितने भी हमारे फैक्टर होते हैं वो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, और जितनी भी हमारी कॉस्ट आती है वो सारी वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट होती है। तो द फर्म मूव्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर इन लॉन्ग रन। तो यानी कि एक प्लांट से, जो हम बोलते हैं कि प्लांट जो है हमारी फिक्स एसेट होती है, तो एक प्लांट से सेकंड प्लांट पे भी शिफ्ट कर सकती है, यानी कि क्योंकि ये लॉन्ग रन है तो फर्म अपने एसेट्स को भी चेंज कर सकती है, और इसलिए क्योंकि वो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है इस टाइम पे लॉन्ग रन में, वो वेरी कर सकती है, तो वो एक प्लांट से सेकंड प्लांट पर भी जा सकती है। जो हमारी लॉन्ग रन कॉस्ट इज लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो जैसे हम शॉर्ट रन में जो हम प्रोडक्शन करते हैं और कंपैरेटिवली जब हम लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करें, तो जो हमारी लॉन्ग रन की कॉस्ट होती है वो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट होती है। तो यानी कि लॉन्ग रन में जो एक कंपनी कॉस्ट बियर करती है वो उसकी मिनिमम कॉस्ट है, और शॉर्ट रन में कॉस्ट जो होती है वो शॉर्ट रन में उसको ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। अब जैसे ये दे रखे हैं कर्व, जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं शेप तो सेम ही होती है। जैसे शॉर्ट रन में जो हम देखते थे कि एवरेज कॉस्ट ऐसे यू शेप की बोलते हैं, शॉर्ट रन में भी एवरेज कॉस्ट यू शेप की होती है, और यहाँ पे भी ऐसे ही है। लॉन्ग रन में भी मार्जिनल कॉस्ट ये भी यू शेप की है, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बिलो से जाती है और इसको इसके मिनिमम पर कट करती है। तो ये कर्व बिल्कुल सेम है जैसे हमने शॉर्ट रन में पढ़ी थी। अब इसमें मेन क्या है कि हम जो हमारी लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट है वो हम कैसे बनाते हैं, या फिर वो कैसे ड्रॉ होती है। जो हमारी लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट होती है वो शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट को मिला के बनती है। जैसे ये शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट है, ये वाली शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट है, ये वाली। तो जितनी भी शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट होती है उन सब के पॉइंट को मिला के जो हमारी ये कर्व बनती है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये वाली बोलते हैं लॉन्ग रन में जो हमारी एवरेज कॉस्ट है। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है ये वाली, ये शॉर्ट रन की थी, ये वाली शॉर्ट रन की थी, ये वाली, जब हम इनके पॉइंट को मिला के जो हमारी कर्व बनती है लॉन्ग रन में, यही कर्व बनती है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यानी कि लॉन्ग रन में ये हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, और इसको हम एनवेलप कर्व भी बोलते हैं शॉर्ट रन एवरेज कर्व को, क्योंकि ये अपने अंदर लॉन्ग रन को, जो हमारी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है वो अपने अंदर जो हमारी शॉर्ट रन की कॉस्ट कर्व थी उन सबको एनवेलप कर लेती है। जैसे यहाँ पे ये भी शॉर्ट रन की थी, ये शॉर्ट रन की, इन सबको इसने अपने अंदर ले लिया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एनवेलप कर्व। और ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, ये भी शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट को मिला के बनती है। उसके बाद हम बात करें लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की। तो मार्जिनल कॉस्ट वही होती है कि जब हम एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर हमारी कितनी कॉस्ट आई है। तो इसमें ये बता रखा है कि जो हमारी जो कॉस्ट है वो डिराइव करती है शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट से, क्योंकि जैसे ये वाली शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट होती है, इनको मिला के हमारी बनती है जो हमारी लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट होती है। ओके, उसके बाद जैसे ये वही मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम दे रखा है, ये सेपरेटली। जैसे ये थी हमारी टोटल कॉस्ट थी शॉर्ट रन की, ये हमारी टोटल कॉस्ट थी शॉर्ट रन की से, जैसे लगा लेते ये फर्स्ट मंथ की थी, ये सेकंड मंथ की थी, फिर ये थर्ड मंथ की थी। यानी कि जो हमारी शॉर्ट रन की जो अलग अलग टाइम की जो कॉस्ट थी उनके जब हम मिनिमम पॉइंट को, ये वाला इसका मिनिमम, ये वाला इसका, ये इसका मिनिमम पॉइंट, जब हम इन मिनिमम पॉइंट को मिला देते हैं तो हमारी एक नई कॉस्ट जो आती है उसको हम बोलते हैं तो जो हमारी लॉन्ग रन में होती है। शॉर्ट रन वाली को मिला के हमारी लॉन्ग रन की कॉस्ट डिराइव होती है। ओके,